नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त नवीन और आप सुन रहे हैं एक और रोमांचक हॉरर कहानी जो आज मैं खुद आपको सुनाऊंगा। आज की कहानी एक टैक्सी ड्राइवर राकेश की है जो कुछ बेहद अजीब और डरावने अनुभवों से गुजरता है। तो आइए सुनते हैं यह डरावनी घटना राकेश जी के नजरिए से। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात, आप सभी इस कहानी को बड़े ध्यान से सुनते हो लेकिन लाइक नहीं करते। इस बार मेरी उम्मीद है कि आप सब इस वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दिखाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो में आपका नाम लिया जाए तो कमेंट सेक्शन में अपना नाम और शहर का नाम जरूर लिखें। अब बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम राकेश है और मैं पुणे, महाराष्ट्र में रहता हूँ। मैं पेशे से टैक्सी ड्राइवर हूँ। मेरी जिंदगी की शुरुआत छत्तीसगढ़ से हुई थी, जहाँ मैं पैदा हुआ था। कुछ साल पहले मेरे पिता मुंबई आए थे। उनके सपने थे बॉलीवुड में कुछ बड़ा करने के। हालांकि वह अभिनेता नहीं बन पाए, पर एक ड्राइवर जरूर बन गए। उनकी वजह से ही मैं भी ड्राइविंग की दुनिया में आया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ड्राइविंग की इस नौकरी में मेरी जिंदगी में ऐसा मोड़ आएगा जो मुझे एक अलग ही दुनिया से रूबरू कराएगा। वह दुनिया दिखने में इतनी भयानक और खतरनाक थी कि अगर कोई रात के समय अकेले वहां पहुंच जाए तो उसकी जान खतरे में पड़ सकती है। उस दूसरी दुनिया के लोग इतने डरावने थे कि उन्हें देखकर इंसान का दिल झकझोर उठता है। हार्ट अटैक आना स्वाभाविक था। लेकिन जब मेरे साथ वह घटना हुई तो मुझे समझ नहीं आया कि मेरा दिल क्यों नहीं रुका और मैं कैसे बच पाया। वह अनुभव मेरे लिए एक झटका था जिसने मेरी सोच को पूरी तरह बदल दिया। उस दिन मैं बच गया और इसलिए आज मैं आप सभी के सामने अपनी उस भयानक कहानी को साझा कर पा रहा हूं। जो घटना मेरे साथ हुई वह कुछ साल पहले की बात है। उस घटना ने मुझे एहसास दिलाया कि जिंदगी एक नाजुक सा बुलबुला है जो कभी भी फूट सकता है। इसलिए हर पल को खुशी, मस्ती और हंसी के साथ जीना चाहिए, क्योंकि कोई नहीं जानता कि अगला पल क्या लेकर आएगा और कब हमें इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ना पड़ेगा। शायद आप सोच रहे होंगे कि मुझे इतना अनुभव कैसे हुआ। मैं बताता हूं। उस एक घटना ने मेरी सोच पूरी तरह बदल दी। उसके बाद मैंने कभी यह सोचना बंद कर दिया कि मैं कितने दिन जीवित रहूंगा या अपने जीवन में क्या क्या करूंगा, क्योंकि असलियत में इंसान की सोच उसके साथ हमेशा मेल नहीं खाती। मैं करीब 7 से 8 साल से ड्राइवर हूं और इस दौरान कभी भी मुझे ऐसा डर नहीं लगा था कि मेरी जान खतरे में हो। लेकिन करीब 2 से ढाई साल पहले एक ऐसा वाकया हुआ जिसने मुझे दिखा दिया कि डर किस चीज को कहते हैं। मैं हमेशा दूसरों से कहता था कि मुझे किसी भी चीज से डर नहीं लगता और मैं रात में भी बिना हिचकिचाहट के ड्राइव कर सकता हूं। पर उस दिन मेरी सोच पूरी तरह बदल गई। मुझे ना तो किसी रास्ते से डर लगता था और ना ही किसी दूसरी बात का। लेकिन जब मेरे साथ वो हादसा हुआ तब मुझे एहसास हुआ कि डरना कभी कभी ज़रूरी भी होता है। मैं कार ड्राइवर हूँ और अक्सर लंबी दूरी की बुकिंग करता हूँ। मेरी कार उन लोगों के लिए होती है जो दूर दूर की यात्राओं पर निकलते हैं, चाहे काम हो या घूमना। मैं कई सालों से यह काम कर रहा हूँ और अब इस क्षेत्र में मेरी अच्छी खासी पहचान बन गई है। इसलिए रोज़ मेरे पास नए नए ऑर्डर आते रहते हैं। एक दिन मुझे फ़ोन आया। मेरे एक दोस्त ने कहा, अजय, तेरे लिए एक बुकिंग है, अगर तू चाहे तो मैं फिक्स कर दूं। मैंने पूछा, बताओ कहाँ और कितने लोग हैं। उसने बताया कि 5 लोग हैं जो कोलकाता जाना चाहते हैं। मैंने हैरानी से कहा, इतनी दूर की यात्रा कार से क्यों? ट्रेन या हवाई जहाज़ लेना ज़्यादा सही रहेगा। उसने जवाब दिया, ये लोग टूरिस्ट हैं, यात्रा का मज़ा लेना चाहते हैं। बीच बीच में कुछ जगहें घूमना भी प्लान है, इसलिए लंबा सफ़र होगा। तेरी भी अच्छी कमाई होगी। उस दिन तेज बारिश हो रही थी, पूरे सुबह से। मैंने दोस्त से कहा, भाई, इतनी बारिश में इतना लंबा सफर करना ठीक नहीं रहेगा। उसने मुझसे कहा, अरे अजय, इतना मत सोच, सामने वाली पार्टी के पैसे बहुत अच्छे हैं, इसके अलावा तुम्हें टिप्स भी खूब मिलेंगी। मेरे हिसाब से यह बुकिंग तुम्हारे लिए बहुत फायदेमंद रहेगी। उसकी बात सुनकर मैं मान गया, क्योंकि यह दोस्त महीने में अक्सर मुझे 5-6 बुकिंग देता रहता है। अगर मैं उसे मना कर देता तो हो सकता है आगे भी वह मुझे बुकिंग न दे पाए। मैंने कहा, ठीक है, तुम उनकी तरफ से हाँ बोल दो और मुझसे पूछ लो कि मुझे कब, कहाँ और किस वक्त पहुँचना है। फिर उसने मुझे बताया कि उसके पास उन टूरिस्ट लोगों का एड्रेस है और वह मुझे मैसेज कर देगा। कुछ देर बाद उसका मैसेज आया जिसमें एड्रेस था और निर्देश था कि मुझे उस जगह रात के 2 बजे पहुँचना है। फ़ोन काटते ही मन में सवाल उठा, आखिर ये लोग रात के 2 बजे क्यों निकल रहे हैं? दिन में तो निकल सकते थे। सोचते ही मेरे फ़ोन पर मैसेज की रिंगटोन बज उठी।
मैसेज देखकर पता चला कि यही एड्रेस और वक्त था। मेरे पास एक साथ सीट वाली कार थी, इसलिए 5 लोगों के लिए यह ठीक था। इसलिए मैंने बिना ज्यादा सवाल किए बुकिंग स्वीकार कर ली। रात के 12 बजते ही मैं अपनी कार लेकर उस एड्रेस की ओर निकल पड़ा। वहां पहुंचने में मुझे लगभग 2 घंटे लगने वाले थे, इसलिए मैं समय से पहले निकलना चाहता था। ड्राइव करते हुए मेरे मन में बार बार यही सवाल घूम रहा था, अगर ये लोग घूमने के शौकीन हैं तो दिन में क्यों नहीं बुलाया? आखिर रात को ही क्यों बुलाया? मुंबई एक ऐसा शहर है जो दिन में ठंडा ठंडा रहता है, लेकिन रात को जागता और चमकता है। यहाँ की रातें दिन से कई गुना ज्यादा खूबसूरत होती हैं और लोग भी ज्यादा सक्रिय। पर इस चमक दमक के पीछे कुछ ऐसी कहानियां भी छुपी हैं जो सुनने वाले के होश उड़ा दें। मुंबई की चमकती दुनिया के पीछे कभी कभी अंधेरे हादसे होते हैं जो लोगों को हिलाकर रख देते हैं। जब मैं सोच रहा था कि ये अमीर लोग रात में क्यों निकलते हैं, तभी मुझे ख्याल आया, शायद इन्हें यही शौक है, दिन में सोना और रात में घूमना, जैसे भूत प्रेत की तरह। शायद आज मेरी ये बुकिंग मेरी जिंदगी की आखिरी यात्रा होगी। ऐसा भी मैंने पहली बार महसूस किया। मुझे क्या पता था कि जो ख्याल मेरे दिमाग में चल रहा था वही मेरे लिए एक दिन सबसे बड़ा खतरा बन जाएगा। जैसे जैसे मैं उस बताए गए पते के करीब पहुंचा, मैंने देखा कि यह जगह पूरी तरह सुनसान गली में थी और उस इलाके का माहौल मुंबई की चमक दमक से बिल्कुल अलग था। इतना अलग कि मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह मुंबई का हिस्सा है। मुंबई तो रात में इतनी रोशनी से जगमगाती है कि बाहर से आने वाला शख्स सोच ही नहीं सकता कि यह रात है या दिन। लेकिन यहां उस गली में चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। मैं अपनी कार लेकर उस गली से गुजरते हुए मकानों की तरफ देख रहा था। सारे मकान पुराने और खंडहर जैसे लगे और एक भी घर में रोशनी नहीं जल रही थी। उस सुनसान जगह को देखकर ऐसा लगा जैसे मैं किसी गांव के बीचों बीच हूं, जहां रात को पूरा सन्नाटा रहता है। मैं उस मकान नंबर पर पहुंचा जहां मुझे बुलाया गया था। अपनी घड़ी देखी तो पता चला कि अभी रात के 2 बजे में 10 मिनट बाकी थे। मैंने 3 बार हॉर्न बजाया और फिर कार वहीं रोक दी। इतनी दूर से आकर थक चुका था, सोचा कि लोग अपने समय पर बाहर आ जाएंगे और तब तक मैं थोड़ा आराम कर लूंगा। मैं अपनी सीट को थोड़ा पीछे करके कार में आराम से लेट गया और जल्दी ही नींद की झपकी आने लगी। पर तभी अचानक मुझे किसी आवाज ने जगाया। कार के शीशे पर कोई बार बार खटखटा रहा था। मैं उठकर देखा तो सामने एक लड़की खड़ी थी, जिसके खुले बाल उसके चेहरे के दोनों ओर लटक रहे थे। वह अपनी उंगलियों से लगातार शीशे को खटखटा रही थी। जैसे ही मेरी नजरें उसकी तरफ गईं, वह अजीब तरह से मुस्कुराने लगी। डरते डरते मैंने शीशा नीचे किया। लड़की ने कहा, तुम्हें अपने काम से थोड़ा भी लगाव नहीं है क्या? मैं कब से तुम्हारे शीशे को खटखटा रही हूं। तुम वही ड्राइवर हो ना जो हमें आज ले जाना है? मैंने हाँ में सिर हिलाया और पूछा, आप लोग 5 ही हैं ना? उसने जवाब दिया, हाँ 5 लोग हैं। जल्दी से नीचे उतरो और हमारा सामान गाड़ी में रखवाओ। मैं फटाफट कार का दरवाजा खोलकर उनके साथ मकान के अंदर गया। उस मकान को देखकर एक अजीब सी बेचैनी हुई। मकान बहुत पुराना, गंदा और टूटा फूटा लग रहा था। अंदर घुसते ही मुझे लगा कि शायद यहां कोई इंसान नहीं रहता, क्योंकि चारों ओर कूड़ा करकट ही फैला था। पर मैं उस चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जब मैं उस मकान के अंदर गया तो मैंने देखा कि उस लड़की के साथ 2 महिलाएं और 2 पुरुष भी वहां मौजूद थे। कुल मिलाकर 5 लोग थे। उनमें से एक महिला ने कहा, यह हमारा सामान है, जल्दी से इसे गाड़ी में रख दो। मैं उनके पास गया और वहां 5 बड़े बड़े बैग पड़े थे। मैंने दोनों हाथों से 2 बैग उठाने की कोशिश की, लेकिन वे इतने भारी थे कि मैं उन्हें उठा ही नहीं पाया। मैं एक बैग छोड़कर केवल एक बैग उठाने लगा, लेकिन तब भी पूरा जोर लगाने के बाद भी मैं उसे नहीं उठा पाया। मैंने उनसे पूछा, इन बैगों में ऐसा क्या रखा है जो इतना भारी है? महिला ने जवाब दिया, थोड़ी देर में तुम्हें सब समझ आ जाएगा। अब तुम हमारे साथ जा रहे हो तो सब कुछ पता चल जाएगा। मैंने कहा, मैं अकेले इतना भारी सामान नहीं उठा सकता, क्या कोई आदमी मेरी मदद कर सकता है? तभी उनमें से एक पुरुष बोला, आजकल के नौजवान बहुत कमजोर हो गए हैं। यह कहकर वह मेरे पास आया और बिना किसी परेशानी के दोनों बैग उठाकर बाहर ले गया, जबकि मैं दोनों में से एक बैग भी नहीं उठा पा रहा था। उन बैगों को इतनी आसानी से उठाते देख मैं हैरान रह गया। मैं सोच रहा था कि जिस बैग को मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर भी नहीं उठा पा रहा था, उस जैसे 2 बैग एक आम आदमी कैसे अकेले उठा ले जाता है। मैं यही सोच रहा था कि तभी दूसरा आदमी भी आ गया और वह भी वैसे ही बैग उठाकर बाहर ले गया। फिर वे दोनों महिलाएं और वह लड़की मेरे पास आईं।
उनमें से एक महिला ने कहा, तुम एक बैग को दूसरी तरफ से पकड़ो, मैं एक तरफ से पकड़ती हूं। फिर हम सब मिलकर बैगों को कार के पास तक ले गए। मैं पीछे जाकर कार की डिग्गी खोली और उन सारे भारी बैगों को कार के अंदर रखवा दिया। सभी लोग एक एक करके कार के अंदर बैठे। मैं ड्राइविंग सीट पर जाने ही वाला था कि मेरी नज़र कार के पीछे वाले टायरों पर पड़ी। टायर नीचे की तरफ दबे हुए लग रहे थे, जो वजन की वजह से था। इतने भारी बैगों के अलावा 5 लोग भी कार में बैठे थे और अब मैं भी अंदर जाने वाला था। मैंने कल ही टायरों में हवा भरी थी, फिर अचानक ये इतने दबे कैसे? मैं सोच रहा था कहीं ये भारी वजन टायर फटाने का कारण न बन जाए। ये सब सोचते हुए मैं ड्राइविंग सीट पर बैठा, लेकिन कार के अंदर बैठते ही मुझे कुछ बहुत अजीब महसूस हुआ। जब मैं अपनी गाड़ी में बैठा तो देखा कि सामने वाली सीट पर एक महिला बैठी थी, पीछे की सीट पर 2 पुरुष बैठे थे और बीच वाली सीट पर एक लड़की और एक औरत थी। आमतौर पर इस परिवार के पुरुषों में से कोई बड़ा आदमी हमेशा फ्रंट सीट पर बैठता था, लेकिन आज ये महिला ही सामने बैठी थी। मैंने इस बात को अनदेखा करते हुए इंजन चालू किया और गाड़ी हिलाई। रास्ते में उन लोगों के बीच कोई बातचीत नहीं थी, सब बिल्कुल चुपचाप थे। उनकी चुप्पी की वजह से मुझे नींद आने लगी, इसलिए मैंने कार में गाना चला दिया ताकि जागा रह सकूं। जैसे ही मैंने गाना चलाया, सामने वाली महिला मेरी तरफ घूरने लगी। मैंने उससे कहा, मुझे थोड़ी नींद आ रही थी इसलिए गाना चलाया है। उसने गंभीर होकर कहा, ध्यान रखना, कहीं गाड़ी को कहीं टक्कर ना लगा देना। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, इतनी भी ज्यादा नींद नहीं आ रही, बस आप लोग चुप हो इसलिए ऐसा हो रहा है। गाड़ी हाईवे पर तेज गति से दौड़ रही थी कि अचानक गाने के बीच में एक हनुमान जी का भजन बजने लगा। जैसे ही भजन चला, सामने वाली महिला अचानक बहुत गुस्सा हो गई और बोली, ये बंद करो, अभी तुरंत बंद करो और फिर कभी मत चलाना। जब उस महिला ने ऐसा कहा तो मैंने तुरंत म्यूजिक बंद कर दिया और पूछा, क्या हुआ, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? उसने सख्ती से जवाब दिया, इस कार में अब कोई भी गाना नहीं चलेगा। उस वक्त मैंने सोचा शायद वे लोग आराम करने की कोशिश कर रहे हैं और भजन उन्हें सोने में दिक्कत दे रहे हैं, इसलिए मैंने इसे नज़रअंदाज किया। उस रात कुछ खास नहीं हुआ और रास्ता भी आराम से गुजर गया। लेकिन एक बात बहुत अजीब थी। जैसा कि मैंने पहले बताया, हम रात के करीब 2 बजे उनके घर से निकले थे। अब लगभग 4 बजे सुबह हो रही थी। तभी वह महिला मुझसे बोली, अगर आगे कोई होटल मिले तो कार वहीं रोक देना। मैं सोचने लगा कि शायद उन्हें हाथ मुंह धोना है या कुछ खा पीना है। कुछ देर बाद जब हम हाईवे पर एक होटल के पास पहुंचे तो मैंने कार वहीं रोकी। वे सब कार से उतरे और होटल के अंदर चले गए। जाते वक्त महिला ने कहा, हम यहां आराम करेंगे और शाम को चलेंगे। मैं थोड़ा चौंक गया और पूछा, शाम को? आप दिन में आराम क्यों नहीं कर लेते? हम दोपहर में चल सकते हैं। उसने जवाब दिया, तुम्हें तो तुम्हारे पैसे मिल रहे हैं ना, हमें तो जब मन करे तब यहां सोना और चलना है। तुम जितनी देर रुकोगे उतने पैसे तुम्हें मिलेंगे। वह औरत गुस्से से बोली। फिर उसने अपने पर्स से एक 500 का नोट निकाला और मुझे जोर से थप्पड़ मारते हुए कहा, अब चुपचाप बैठो, शाम तक यहीं रुको, जब तक हम वापस नहीं आते तुम्हें यहां से हिलना नहीं है। इसके बाद वह उस होटल के अंदर बाकी लोगों के साथ चली गई। मैं पूरे दिन अपनी कार में अकेला पड़ा रहा। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि वे दिन में होटल के नीचे नहीं आते, न खाने के लिए न किसी और काम से। मुझे संभालने या देखने वाला कोई नहीं था कि क्या मैंने खाना खाया या नहीं। मैंने दोपहर 2 से 2:30 तक इंतजार किया, लेकिन कोई नीचे नहीं आया। आखिरकार मैंने वह 500 का नोट लेकर होटल के अंदर जाकर खाना खाया। जैसे जैसे शाम हुई और अंधेरा छाने लगा, वे सब वापस होटल से निकले और गाड़ी में बैठ गए। शाम के करीब 8 बज रहे थे। फिर हम हाईवे पर चल पड़े। तभी वह महिला मुझसे कहने लगी, आगे चलकर एक छोटी सड़क बाईं ओर आएगी, वहां अपनी कार मोड़ लेना। मैं उसे पूछता हूं, हाईवे से सीधे कोलकाता जाना है, फिर छोटी सड़क क्यों? उसने जवाब दिया, उस सड़क के आगे एक जगह है जहां हम घूमने वाले हैं, तुमको अपनी कार वहीं ले जानी है। जब उस महिला ने यह बात कही तो मुझे याद आया कि पहले एक आदमी ने बताया था कि उनका समूह अलग अलग जगहों पर रुकेगा और घूमता हुआ कोलकाता पहुंचेगा। उस वक्त मैं कई घंटे से ड्राइव कर रहा था और रात के करीब 11 बज रहे थे। अचानक वह महिला मुझे बाईं ओर रुकने का संकेत देती है और अपनी उंगली से एक सड़क की ओर इशारा करती है। मैंने अपनी कार उसी रास्ते पर मोड़ दी। उस सड़क पर चलते हुए लगभग 1 घंटा हो चुका था, लेकिन सड़क बेहद सुनसान थी।
दोनों तरफ लंबे लंबे पेड़ आसमान को छू रहे थे और चारों ओर घना अंधेरा पसरा हुआ था। हम अब सड़क पर काफी अंदर आ चुके थे और करीब 12 बजे रात हो रही थी। तभी वह महिला मुझे आगे जाकर एक खाली मैदान की तरफ गाड़ी रोकने को कहती है। वह मुझे कहती है, इस मैदान के बीचों बीच अपनी कार रोक दो। मैंने आश्चर्य से पूछा, यहाँ कोई होटल भी नहीं है, तो इतनी रात को क्यों रोकना चाहते हो? उसने जवाब दिया, हम आज रात यहीं ठहरेंगे। मैं हैरान होकर बोला, इस खुले मैदान में आप लोग कहाँ रहोगे? वह मुस्कुराई और बोली, खुले मैदान में नहीं, हम टेंट लगाकर यहाँ रहेंगे। जब उस महिला ने मुझे टेंट की बात बताई तो मैंने पूछा, टेंट का सामान कहाँ है? इतने लोगों के लिए टेंट कैसे लगाएंगे? उसने कहा, पीछे जो बैग हैं उनमें टेंट का सामान रखा है, पर वे केवल 5 टेंट हैं और हर टेंट में सिर्फ एक ही व्यक्ति सो सकता है, इसलिए तुम्हें कार में ही सोना होगा। मैंने कहा, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन खाने का क्या इंतजाम है? वह मुस्कुराई और बोली, आज हम अपने हाथों से ही इसी खुले मैदान में खाना बनाएंगे। यह सुनकर मैं खुश हो गया, क्योंकि मुझे भी खुद खाना बनाना और खाना पसंद था, पर मुझे पता नहीं था कि यहाँ कुछ ऐसा होगा जिसने मेरी सोच और हिम्मत दोनों हिला देंगे। मैं अपनी कार को मैदान के बीचों बीच रोक देता हूँ। जैसे ही कार रुकी, सभी लोग कार से उतरते हैं। 2 पुरुष जो पीछे बैठे थे डिग्गी खोलते हैं और एक बैग बाहर निकालकर मैदान के बीच रख देते हैं। थोड़ी देर में वे 5 टेंट वहां लगा देते हैं। सब लोग पहले टेंट में आराम करते हैं, फिर वे मेरी कार से एक और बैग निकालते हैं जिसमें खाना बनाने का सामान था, एक छोटा सिलेंडर और चूल्हा भी। वे उसी पर खाना बनाने की तैयारी करने लगते हैं। मैं अपनी कार से उतरकर पास के एक पेड़ के पीछे जाकर थोड़ी देर आराम करता हूँ, फिर वापस आकर हाथ मुंह धोकर ताज़ा हो जाता हूँ। जब मैं उनके पास बैठता हूँ तो मैं उस महिला से पूछता हूँ, आज क्या पकाने वाले हो? वह मुस्कुराते हुए कहती है, आज हम चिकन बनाएंगे। मैं थोड़ा हैरान होकर पूछता हूँ, इस सुनसान जगह और जंगल में हमें चिकन कहाँ से मिलेगा? इतनी बात करते ही वहीं मौजूद लड़की अचानक कहती है, क्यों ना आज इस ड्राइवर को ही पकाकर खा लिया जाए। उस बात को सुनते ही मेरा दिल जोर से धड़कने लगता है और मैं डर के मारे उस लड़की से पूछता हूँ, आपका मतलब क्या है? उस पर वह महिला गुस्से से उस लड़की की ओर देखती है, अपने होंठों पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा करती है और फिर मुझसे कहती है, वह तो बच्ची है, उसकी बातों को मत सुनो। कुछ देर बाद मसाले और खाना तैयार हो चुका था। 2 पुरुष मेरी कार की डिग्गी खोलकर अंदर से चिकन निकालते हैं और उसे लेकर खाना पकाने वाली जगह पर आते हैं। मैं दूर से चुपचाप सब देख रहा था। जब वे चिकन लेकर आए तो मैंने सोचा शायद वे बैगों में पहले से ही चिकन रखे हुए थे, लेकिन जब मैंने उस चिकन को ध्यान से देखा तो वह दिखने में बहुत ही अजीब और अलग था, जिससे मुझे एक अजीब सा डर महसूस हुआ। असल में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं भी नॉनवेज खाता हूँ और अब तक कई बार चिकन खा चुका हूँ, लेकिन आज मैंने जो चिकन देखा वह अब तक के सभी चिकन से बिल्कुल अलग था। मैंने सोचा कि शायद यह अजीब लग रहा है, पर उस वक्त मेरी भूख इतनी ज्यादा थी कि मुझे इन बातों की परवाह नहीं थी। मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि खाना कब तैयार होगा ताकि मैं भी पेट पूजा कर सकूं। थोड़ी देर बाद खाना बनकर तैयार हो गया। सभी लोग एक साथ बैठकर खाना खाने लगे, लेकिन वह महिला मुझे अलग थाली लेकर दी और बोली, तुम साइड में बैठकर खाना खाओ, हम परिवार के साथ खाएंगे। शुरू में मुझे थोड़ा अजीब लगा, पर मैंने सोचा कि उन्हें परिवार के साथ अकेले खाने दो। मुझे तो बस खाने और अपने पैसे की फिक्र थी, इसलिए मैं अपनी थाली लेकर अलग बैठ गया। मैंने अभी खाना शुरू भी नहीं किया था कि उन लोगों को खाने के अंदाज को देखकर मुझे हैरानी हुई। वे ऐसा खाते थे जैसे चिकन उन्होंने कभी नहीं खाया हो और उनकी भूख भी साफ झलक रही थी। उनको देखकर मैं भी खाना खाने लगा, लेकिन जैसे ही मैंने चिकन अपने मुंह में डाला, उसका स्वाद मुझे कुछ अजीब और अजीबोगरीब सा लगा। मैंने अपनी जिंदगी में कई बार चिकन खाया था, लेकिन आज का स्वाद बिल्कुल अलग था। चिकन दिखने में भी कुछ अजीब था और खाते समय भी उसका स्वाद सामान्य नहीं लग रहा था। मेरे मन में ख्याल आया कि इसमें कुछ तो गड़बड़ है। फिर भी मैंने हिम्मत जुटाकर अपना खाना खत्म किया। खाना खत्म करने के बाद वे सभी अपने अपने टेंटों में चले गए और मैं अपनी कार में सो गया। करीब 1 घंटे की नींद के बाद रात के लगभग 2:30 पर मुझे अचानक बहुत तेज टॉयलेट लग गया। मैं अपनी कार से उतरकर थोड़ी दूर जाकर टॉयलेट करने लगा। टॉयलेट करते वक्त मेरे कानों में किसी की फुसफुसाहट सुनाई दी, जैसे कोई आपस में बातचीत कर रहा हो। जब वापस टेंटों की तरफ देखा तो मैंने देखा कि 5 टेंट बाहर से बंद थे, लेकिन 4 टेंट पूरी तरह खाली लग रहे थे।
केवल एक टेंट के अंदर 4 लोगों की परछाई दिख रही थी। उस टेंट से धीरे धीरे बातचीत की आवाजें आ रही थीं। मैं सोचने लगा, रात के इस समय ये लोग क्या चर्चा कर रहे हैं। जब वे खाना खा रहे थे तो बेहद थके हुए लग रहे थे। तब मैं अपनी कार के पास पहुंचा। जैसे ही मैं कार के नीचे से गुजर रहा था, मुझे कुछ टपकने की आवाज सुनाई दी। मैंने ध्यान से सुना तो पता चला कि ये आवाज मेरी कार के टैंक के नीचे से आ रही है। दिल में तुरंत डर बैठ गया कि कहीं डीजल का टैंक फट तो नहीं गया। मैंने अपने मोबाइल की फ्लैश जलाकर नीचे देखा। टैंक तो ठीक था, लेकिन मुझे कुछ लाल रंग की बूंदें कार के नीचे टपकती हुई दिखीं। जमीन भी उस जगह गीली थी। जब मैंने उन बूंदों को अपने हाथ पर गिराया तो वह खून जैसी लग रही थी। यह देखकर मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने जल्दी से कार की डिग्गी खोली। अंदर से कुछ बैग रखे हुए थे। मैंने एक एक बैग खोलना शुरू किया, लेकिन जो मैंने देखा वह मेरे लिए बहुत ही डरावना था। मैं चिल्लाना चाहता था, पर आवाज नहीं निकल रही थी। मेरी आंखें चौड़ी हो गईं और तब मुझे एहसास हुआ कि मैं आज बहुत खतरनाक लोगों के साथ गाड़ी चला रहा हूं। मैं उस वक्त एक बड़े खतरे में फंसा हुआ था और जितनी जल्दी हो सके मुझे वहां से निकलना था। आप सोच रहे होंगे कि आखिर मैंने उन बैगों में क्या देखा जो मुझे इतना डरा दिया। जैसे ही मैंने पहले बैग का जिप खोला, मेरी आंखें उस बैग में पड़ी आधी कट चुकी लाश पर टिक गईं। चारों तरफ खून ही खून था और उस खून से सनी हुई लाश में यह साफ नहीं था कि यह किसी लड़के की है या लड़की की। फिर जब मैंने दूसरे बैग खोला तो वहां 2 और लाशें पड़ी थीं, दोनों लड़कों की। तीसरे बैग में भी एक लड़के की आधी लाश थी, साथ ही उसके शरीर के मांस का एक हिस्सा जो पके हुए चिकन जैसा दिख रहा था। शायद ये वही हिस्सा था जिसे उन 2 शातिरों ने उस रात बाहर निकाला और खाया था। यह सोचते ही मुझ में घृणा की लहर दौड़ गई, क्योंकि मैंने भी उसी पकाए हुए चिकन को खा लिया था। एकाएक मुझे तेज से बेचैनी होने लगी और मैं उल्टी करने लगा। उस रात खाया हुआ सब कुछ मेरे पेट से बाहर आ गया। उल्टी के बाद मेरा डर और बढ़ गया और मैं फिर से उन बैगों में पड़ी लाशों को घूरने लगा। उस चीज को देखकर मेरा डर चरम पर था और मेरे हाथ पांव कंपाने लगे। मैं डिग्गी की ओर देखते हुए उन लाशों को ही देख रहा था कि अचानक मुझे अपनी पीठ पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। जैसे ही मैं पलटा, मेरे सामने एक लड़की खड़ी थी, लेकिन वह लड़की अब पहले जैसी नहीं थी। उसका रूप बदला हुआ, डरावना और अजीब लग रहा था। उसने मुझे देखते ही जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। उसकी आवाज इतनी तीव्र और तेज थी कि मेरे कानों में चोट पहुंचने लगी। मैं दोनों हाथों से कान दबा बैठा। वह लड़की अपने साथियों को बुलाने लगी और कुछ ही देर में 2 महिलाएं और 2 पुरुष वहां आ पहुंचे। उन्होंने देखा कि मैंने उन बैगों में रखी लाशें देख ली हैं तो उनका गुस्सा फट पड़ा। फिर भी थोड़ी हिम्मत जुटाकर मैंने उनसे पूछा, तुम लोग खूनी हो? तुमने इन्हें मारा है? ये लोग कौन हैं? क्यों मारे गए? पर जैसे ही मैंने यह सवाल किया, उसके बाद जो कुछ हुआ वह इतना भयानक था कि मैं उसे शब्दों में बयान भी नहीं कर सकता। उसे देखकर मैं अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं कर पाया। पहले तो वे लोग मुझ पर गुस्सा कर रहे थे, लेकिन जैसे ही मैंने सवाल किया, वे जोर जोर से हंसने लगे और फिर अचानक उनका रूप बदलने लगा। वे अब इंसान नहीं रह गए थे, बल्कि डायन, भूत प्रेत या पिशाच जैसे डरावने रूप में सामने आ गए थे। यह देखकर मेरा दिल धक से रह गया। मुझे समझ आ गया कि ये कोई आम इंसान नहीं, बल्कि भूत प्रेत हैं जिन्होंने मुझे अपने जाल में फंसा लिया है। मैं डर के मारे भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन मेरे पैर कांप रहे थे और मैं हिल नहीं पा रहा था। तभी वह डायन जैसी लड़की मुझसे बोली, तुम जानना चाहते हो कि उन बैगों में पड़े लाशें कौन हैं? वे भी ड्राइवर थे जैसे तुम। हम उन्हें भी अपनी कार में बिठाकर घुमाने ले गए और एक एक कर मार डाला। अब थोड़ी देर में तुम्हारी भी यही हालत होगी और तुम भी इसी बैग में कटी हुई लाश के रूप में पड़े रहोगे। जब मैंने उस डायन जैसी लड़की की बात सुनी तो मेरा दिल धड़क उठा। उसने बस एक ही बात कही थी कि मैं बहुत बड़ी गलती कर चुका हूं। तभी वह महिला जो पहले फ्रंट सीट पर मेरे साथ दूर बैठी थी बोली, इन लोगों को उनके कर्मों की सजा मिली है और तुम्हें भी वैसी ही सजा मिलेगी। तुमने उन कटी हुई लाशों को देखकर बड़ी भूल की है। तुम्हें अब तुरंत मरना जरूरी है। फिर दूसरी महिला ने मुझसे कहा, तुम सोच रहे होगे कि हमने इन्हें क्यों मारा। मैं तुम्हें बता दूं, ये लोग ही वजह हैं कि हम इस भूतिया जिंदगी में फंसे हैं। एक दिन हम भी इसी तरह घूमने निकले थे। उस दिन जो ड्राइवर कार चला रहा था उसने ज्यादा शराब पी रखी थी। हाईवे पर वह नशे में ट्रक से टकरा गया और हम सब उस हादसे में जिंदा जलकर मर गए। उन्होंने गुस्से में कहा, अब बताओ हमारी क्या गलती थी? हम तो सिर्फ उस ड्राइवर की वजह से मरे थे।
फिर भी आज तक हमारी आत्मा को शांति नहीं मिली और हम भटकते रह रहे हैं। इसी वजह से हम ड्राइवरों के पीछे पड़े हैं, क्योंकि तुम्हारा काम लापरवाही भरा है, जिससे हमारे जैसे कई परिवार टूट जाते हैं। इसलिए हम अलग अलग ड्राइवरों को बुलाते हैं, उन्हें मारते हैं और फिर उनके शवों को पकाकर खाते हैं। तो डर से मेरा दिल कांप उठा। उस समय मुझे ऐसा महसूस होने लगा था कि ये प्रेतात्माएं जल्द ही मुझे मार डालेंगी। मेरी लाश को उसी बैग में रखकर बाद में कुछ भयानक काम करेंगी और अगले कुछ दिनों में वे मुझे भी अपनी भेंट चढ़ा देंगी। पर तभी मेरी आंखों के सामने परिवार के चेहरे तैरने लगे, मेरे बच्चों के मासूम चेहरे। मैं सोचने लगा, अगर मैं अब मर गया तो मेरे पीछे क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, परिवार का क्या होगा। उन खौफनाक लोगों को याद करते हुए मेरे अंदर बचने की चाह और बढ़ने लगी। फिर मैंने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे पीछे हटना शुरू किया। पर साथ ही मैंने एक चालाकी से अपनी चाल छिपाने का तरीका भी निकाला। उन भूतिया प्राणियों के सामने हाथ जोड़कर ऐसा अभिनय किया जैसे मैं उनसे दया मांग रहा हूं। मुझे छोड़ दो। मैं अंदर से बेतहाशा डर रहा था, लेकिन दिखावा ऐसा कर रहा था कि मैं पूरी तरह परास्त हूं। इस तरह मैं उनकी नजरों में अपना डर दिखाते हुए धीरे धीरे पीछे हट रहा था, ताकि वे शक न करें कि मैं भागने की कोशिश कर रहा हूं। वे सोचने लगे कि मैं अपनी जान बचाने के लिए भीख मांग रहा हूं और शायद मेरे सामने बेबस हूं। जोर से हंसने लगे। उनकी हंसी में खोए हुए थे कि मैं धीरे धीरे पीछे हटता हुआ अपनी कार के पास पहुंच चुका था। जैसे ही मैं ड्राइवर सीट के पास पहुंचा, फटाफट गाड़ी का दरवाजा खोलकर अंदर घुस गया। अंदर बैठते ही मैंने सभी दरवाजे लॉक कर लिए, पर ये चुड़ैलें, भूतिया महिलाएं और 2 नरपिशाच इतनी तेजी से मेरे पास दौड़े कि मुझे गिरता हुआ महसूस हुआ। मैंने कार स्टार्ट करने की कोशिश की, क्योंकि मैं सोते समय चाबी गाड़ी में छोड़ चुका था, पर बार बार प्रयास करने के बाद भी गाड़ी चालू नहीं हो रही थी। जब मैंने ऊपर देखा तो बड़ी चुड़ैल मेरी कार के सामने खड़ी थी। उसने मेरी हालत देखकर एक अजीब सी मुस्कान दी और हाथ से संकेत किया। क्या हुआ? पर मैं अपनी पूरी कोशिश करता रहा गाड़ी चालू करने की। तभी दूसरी चुड़ैल और एक डायन मेरी कार की खिड़की पर मुक्के मारने लगी। वे शीशा तोड़ने की कोशिश कर रही थीं और मैं अंदर फंसा हुआ था, घबराया हुआ। वे बार बार इतनी जोर से मेरी कार के शीशे पर मुक्के बरसा रहे थे कि मुझे डर लगने लगा था कि शीशा टूट जाएगा और फिर वे मुझे यहीं मार डालेंगे। तभी अचानक मेरे दिमाग में एक बात आई। कल रात जब मैं इन्हें लेकर आ रहा था, तब गाने चलते चलते अचानक हनुमान जी का भजन बजने लगा था। उस समय उस चुड़ैल को बहुत गुस्सा आया था और उसे भजन से काफी तकलीफ हो रही थी। मैंने सोचा, शायद अगर मैं फिर से हनुमान जी का भजन बजाऊं तो ये भूत प्रेत मेरा पीछा छोड़ देंगे। मेरी कार स्टार्ट तो नहीं हो रही थी, लेकिन म्यूजिक सिस्टम बैटरी से चलता था। मैंने फौरन म्यूजिक सिस्टम चालू किया और हनुमान चालीसा बजाने लगा। भजन और चालीसा बजते ही मैंने फिर से चाबी घुमाई और इस बार कार स्टार्ट हो गई। जैसे ही गाड़ी स्टार्ट हुई, मैंने देखा कि वह बड़ी चुड़ैल अभी भी मेरी कार के सामने खड़ी थी, पर भजन सुनकर उसका गुस्सा कम हुआ सा था। मैंने पीछे का गियर डाल दिया और धीरे धीरे कार को पीछे हटाने लगा, लेकिन थोड़ी दूर जाते ही कार अचानक रुक गई। मैंने पीछे के मिरर में देखा तो पता चला कि वे 2 नरपिशाच अपनी ताकत से मेरी कार को पीछे हटने नहीं दे रहे थे। फिर मैंने फिर से आगे का गियर लगाया और जोर लगाकर कार को तेज चलाते हुए उस चुड़ैल को टक्कर मार दी, लेकिन टक्कर लगाते ही वह अचानक गायब हो गई। उस घबराहट में मैं अपनी कार को मैदान से सड़क पर ले आया। पीछे के मिरर में देखते ही मेरी रूह कांप उठी, क्योंकि वो 5 चुड़ैलें और नरपिशाच मेरी कार के पीछे भाग रहे थे। वे जोर जोर से चिल्ला रहे थे, हाथों से निकल गया, हाथों से निकल गया। उनकी आवाज में गुस्सा और हताशा दोनों साफ सुनाई दे रहे थे। मैंने एक्सीलरेटर दबा दिया और पूरी गति से कार भगाने लगा। उस बीच कार के म्यूजिक सिस्टम पर हनुमान चालीसा बज रही थी। मैं अपने मन में हनुमान चालीसा के कुछ टूटे फूटे शब्दों को भी बोलने लगा। लगभग 1 घंटा गाड़ी तेज गति से चलाने के बाद मैं एक बड़े हाईवे पर पहुंच गया। वहां से मैं अपनी कार मुंबई की ओर मोड़ दिया। उस हाईवे पर मैं गुमसुम और घबराए हुए कार दौड़ा रहा था, कहीं ऐसी जगह ढूंढते हुए जहां वे चुड़ैलें, डायन और नरपिशाच मुझे नुकसान ना पहुंचा सकें। कुछ दूर ही मुझे हाईवे के किनारे एक बड़ा सा गणेश मंदिर दिखा। मुंबई में घुसने से पहले जो भी लोग वहां से गुजरे होंगे, उन्होंने वह मंदिर जरूर देखा होगा, क्योंकि महाराष्ट्र में गणेश जी की पूजा बहुत बड़े उत्साह से होती है और ऐसे मंदिर कई जगह होते हैं। मैंने फौरन अपनी गाड़ी की रफ्तार बढ़ाई और मंदिर के पास पहुंचते ही हाईवे से गाड़ी उतारकर मंदिर की ओर ले गया।
मंदिर के बाहर पार्किंग थी, लेकिन मैं अपनी गाड़ी वहां नहीं रोका। घबराहट में मैंने अपनी कार सीधे मंदिर के अंदर घुसा दी। यह देखकर वहां के सिक्योरिटी गार्ड दौड़ते हुए मेरे पास आए और मुझे डांटने लगे। उस रात वहां लगभग 50 से 60 लोग दर्शन के लिए आए हुए थे। जैसा कि मैंने पहले बताया, मुंबई जैसा शहर रात में ज्यादा जिंदा होता है और उस समय भी मंदिर में लोग घूमने आए थे। जब सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे रोका तो मैंने उनकी एक न सुनी और अपनी गाड़ी वहीं छोड़कर मंदिर के अंदर भाग गया। मंदिर में पहुंचते ही मैं पूरी थकान से गले गिरकर गणेश जी के सामने लेट गया और उनका धन्यवाद करते हुए हाथ जोड़ने लगा। मंदिर के पुजारी ने मुझे पसीने से भीगते और हाँफते हुए देखा और पूछा, क्या हुआ तुम्हें? तब तक वहां मौजूद सभी लोग मेरी ओर देखने लगे, क्योंकि उन्होंने देखा था कि मैंने मंदिर के आंगन में कार रोक दी थी। मैंने पुजारी को पूरी बात बताई और उन्हें अपनी कार के पास ले जाकर डिग्गी खोली। लेकिन जैसे ही मैंने बैग खोले, जो लाशें होने वाली थीं, वे पूरी तरह गायब थीं। बैग खाली थे। वो बैग खाली जरूर थे, लेकिन अंदर अभी भी खून के दाग साफ नजर आ रहे थे और मेरी गाड़ी से खून टपकता भी जा रहा था। मेरी पूरी कहानी सुनने के बाद मंदिर के पुजारी ने मुझे गणेश महाराज का रक्षा सूत्र बांधा और कहा, तुम अभी मंदिर के पवित्र कुंड में स्नान करो, फिर मंदिर में पूजा करवाई जाएगी। मैंने जैसे ही स्नान किया और पूजा में शामिल हुआ, पुजारी ने मुझे सलाह दी कि मैं अपनी गाड़ी तुरंत ही बेच दूं। अगले ही दिन मैंने वह गाड़ी बेच दी और फिर रात में बुकिंग लेना पूरी तरह बंद कर दिया। लेकिन कहानी का सबसे हैरान कर देने वाला हिस्सा अभी बाकी था। वह आदमी जिसने मुझे बुकिंग दिलाई थी, मैं उससे फोन पर बात करने लगा और सारी घटना बताई। मैंने कहा, तुम इंसानों के साथ साथ भूत प्रेत की बुकिंग भी लेने लगे हो। मैंने उससे कहा, क्या कह रहा है तू? मेरे फोन में तेरे कॉल की हिस्ट्री भी है और हमारी बातचीत की रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। वह बोला, ठीक है, तो मुझे भेज दे वो सब कुछ। कब फोन आया? क्या बात हुई? मैंने कहा, सिर्फ कॉल ही नहीं, तूने मुझे टेक्स्ट पर उस जगह का एड्रेस भी भेजा था जहां से बुकिंग लेनी थी। वह बोला, सब भेज दे, कॉल लॉग, मैसेज, रिकॉर्डिंग, जो भी है। जैसे ही मैंने कॉल काटकर फोन चेक किया, मेरे होश उड़ गए। फोन में न तो कोई कॉल लॉग था, न कोई मैसेज और न ही हमारी बातचीत की कोई रिकॉर्डिंग। सब कुछ जैसे गायब हो गया था, मानो वो कभी हुआ ही नहीं। यह देखकर मेरी हालत और खराब हो गई। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि आज की टेक्नोलॉजी और डिजिटल जमाने में भी ऐसी परछाइयां, ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। इसके बाद कई दिनों तक मैं बीमार रहा। तेज बुखार और कमजोरी ने जकड़ लिया, पर शुक्र है गणपति बाप्पा का। उनकी कृपा से मैं धीरे धीरे पूरी तरह ठीक हो गया। तो दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी? अगर आप ऐसी और दिलचस्प कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।